पीसीएस परीक्षाओं के लिए राज्यों के जिलों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए टीम दृष्टि ने शुरू किया है नया कार्यक्रम जिला एक नजर में। यह कार्यक्रम हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 8 बजे दृष्टि पीसीएस चैनल पर प्रसारित होता है। स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने विद्यार्थियों के उत्तर लेखन कौशल के लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण संबंधित विषय के एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया में मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन के प्रश्नों का विश्लेषण कर रहा हूँ। साथ ही साथ सेकेंड प्रश्न पत्र में जो पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर है उसके अंतर्गत जो जियो पॉलिटिक्स अर्थात भू राजनीति से संबंधित प्रश्न हैं या कुछ प्रश्न जो भूगोल से अंतर संबंधित हैं परंतु सेकेंड पेपर में आए हैं, इसी प्रकार से कृषि, उद्योग, परिवहन, सेवा, संचार थर्ड पेपर में मेंशन है इकोनॉमी के साथ। तो उन प्रश्नों को भी भूगोल से ही अंतर संबंधित करके जो थर्ड पेपर के हैं मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, संप्रेषित कर रहा हूँ, ताकि आप जान सके, समझ सके, सीख सके कि किसी भी प्रश्न के उत्तर को बनाते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर ये बात आपसे शेयर करता हूँ, कई बार कम जानकारी पे भी बेहतर प्रस्तुतिकरण से अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि जानकारी अच्छी हो तो और भी बेहतर अंक आएगा। साथ ही साथ यदि कई बार ज्ञान या सूचना अच्छी हो, इसके बावजूद यदि संप्रेषण या उत्तर बनाने का कौशल या कला बेहतर न हो तो बेहतर अंक नहीं आ पाता। तो इस प्रक्रिया में 2019 के मुख्य परीक्षा में आए प्रश्नों का विश्लेषण मैं कर रहा हूं। 21 और 20 का पहले आप तक पहुंच चुका है। 19 में विश्व के भौतिक भूगोल से एक प्रश्न है, वायु से निर्मित अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। तो जैसे अन्य प्रश्नों में मैंने किया, सबसे पहले इसको हम 3 भागों में बांट लेंगे। पहला पार्ट में हम समझेंगे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन अर्थात प्रश्न की मांग क्या है। तत्पश्चात आपको हम एक प्रेजेंटेशन बना के दिखाएंगे, प्रस्तुतिकरण अर्थात किस प्रकार से इंट्रोडक्शन होगा, किस किस पॉइंट पे कितने कितने शब्द और किस प्रकार के आरेख या मानचित्र को हम यहाँ देंगे, या कोई फ्लो चार्ट हो सकता है तो उसको देंगे। क्योंकि ये उत्तर की गुणवत्ता श्रृंगार होते हैं जो बेहतर से बेहतर अंक दिलाने में सक्षम होते हैं। और तत्पश्चात उत्तर लिख करके मैं दिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से इसको बेहतर प्रस्तुतिकरण के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं प्रश्न को और जानते हैं इसका उत्तर। 2019 में ये खंड बी का प्रश्न है। बेसिकली पार्ट ए में या खंड ए में 125 शब्दों के प्रश्न होते हैं जो 8 अंक के होते हैं, लेकिन खंड बी में 200 शब्दों के प्रश्न होते हैं जिनके लिए 12 अंक अलॉटेड होता है। तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे 12 अंक के लिए 200 शब्द और 12 अंक के लिए प्रश्न है। विश्व के भौतिक भूगोल से प्रश्न है और यहाँ पे आप देखेंगे वायु निर्मित या वायु की अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक मीन्स इरोजनल एंड डिपोजिशनल क्रिया द्वारा निर्मित भू आकृतियों या स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में देखें तो डिस्क्राइब द लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन एंड डिपोजिशनल वर्क्स। अब यहाँ पे एक बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जरूरी है, क्योंकि अन्य प्रश्नों की तरह मैंने कुछ विद्यार्थियों से चर्चा किया तो उन्होंने इस पर कुछ ने मत दिया कि सर जो मरुस्थलों में स्थलाकृति निर्मित होता है वही वायु निर्मित स्थलाकृति है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मरुस्थलीय स्थलाकृतियों में जल से भी निर्मित स्थलाकृतियां हैं। जैसे अर्ध शुष्क प्रदेशों में जो बीहड़ या रेवाइंस है, उत्खाद भूमि, बैडलैंड टोपोग्राफी, या इसके अलावा पिडमेंट, बजड़ा, प्लाया, ये स्थलाकृतियां जल से बनती हैं न कि वायु से। और यहाँ पर स्पष्ट है, यदि यही प्रश्न होता मरुस्थलीय प्रदेश में निर्मित स्थलाकृतियां तो हमें पिडमेंट, प्लाया, बजड़ा को भी देना होता। लेकिन चूंकि पिडमेंट, प्लाया, बजड़ा जैसे स्थलाकृतियों या लोएस जैसे स्थलाकृतियों के निर्माण के लिए वायु नहीं जल प्रमुख है। और यहाँ प्रश्न में स्पष्ट है हमें वायु पर फोकस करना है। इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन का कोई मतलब नहीं है, परिवर्तन नहीं है विंड। हालांकि विंड का मतलब होता है पवन और वायु का मतलब होता है एयर, लेकिन दोनों यहाँ पर समानार्थी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसलेशन में भी सिमिलैरिटी है
और तब हम लोग वायु से ही निर्मित स्थलाकृतियों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न की जो मांग है पहले उसको समझते हैं। वायु के अपर्दन, इसी को हम पवन कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो विंड है उसका मतलब पवन होता है। पवन निर्मित या पवन के अपर्दन एवं निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां, यहां पर टर्म यूज किया गया है भू आकृतियां, बट इंग्लिश में देखेंगे आप लैंडफॉर्म्स ही है। तो निर्मित भू आकृतियां इसी को हम कहते हैं स्थलाकृतियां। एक चीज और आप जरा सा गौर कीजिए, यहां पर क्रिया में लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी देखेंगे तो इरोजन एंड डिपोजिशनल वर्क्स, अर्थात यदि वायु के उस प्रक्रिया की थोड़ी सी चर्चा कर दें, जैसे अपघर्षण, सन्निघर्षण, अपवाहन, परिवहन, अपवाहन के बाद परिवहन और निक्षेपण, तो फिर ये पूरा हो जाता है। आप चाहें तो थोड़ा इसमें शामिल, चूंकि 200 शब्दों का है। अपघर्षण का तात्पर्य होता है जब चट्टानी टुकड़े, बालू, धूलकण वायु के साथ अपवाहन की प्रक्रिया में घर्षण करते हैं तो अपवाहन कहते हैं। और सन्निघर्षण का तात्पर्य है वो चट्टानी टुकड़े जब आपस में घर्षण करते हैं तो कहते हैं सन्निघर्षण, एब्रेशन। ठीक है, तो ओवरऑल इस प्रक्रिया की भी चर्चा कर दें, क्योंकि यहां पर स्पष्ट तौर पे अपर्दनात्मक एवं निक्षेपात्मक क्रिया द्वारा निर्मित, तो आप नहीं देते हैं तब भी चलेगा, लेकिन निर्मित स्थलाकृतियां हैं, लगभग 20 स्थलाकृतियां हैं जो दोनों से मिलकर के निर्मित होती हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना है हमें कि मरुस्थलीय प्रदेश या इसी को हम कहते हैं शुष्क प्रदेश, ड्राई रीजन, शुष्क प्रदेश की स्थलाकृतियों को सामान्य तौर पर हम वायु से निर्मित स्थलाकृतियों से जोड़ते हैं, लेकिन शुष्क या मरुस्थलीय प्रदेश की स्थलाकृतियों में जल से निर्मित स्थलाकृतियां भी शामिल होती हैं और प्रश्न में कहीं भी उसको शामिल नहीं किया गया। जल से निर्मित स्थलाकृतियों को नहीं लिखना है, क्योंकि कई बार विद्यार्थी सोचते हैं कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ कंटेंट ज़्यादा है, हम ज़्यादा बेहतर प्रेजेंट करेंगे। अनुशासन प्रश्न का उत्तर लिखते समय यही है कि जो आपसे पूछा गया है आप वही बताइए, और पर्याप्त कंटेंट और कंसेप्ट इसमें है, आप इसी को बताइए। तो ये पहला पार्ट था, प्रश्न की मांग क्या है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। जब तक आप प्रश्न को बेहतर प्रकार से समझते नहीं हैं तब तक उसका उत्तर भी बेहतर प्रकार से नहीं बना पाते। अब चलते हैं हम प्रेजेंटेशन की ओर। तो प्रेजेंटेशन में मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूं और कॉपी करने के पश्चात अगर आपने वीडियो देखा होगा तो अब तक तो स्पष्टता समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण का तात्पर्य मैं किस संदर्भ से लेता हूं। प्रस्तुतिकरण अर्थात किस पॉइंट पे कौन सा फिगर, डायग्राम, मॉडल, फ्लो चार्ट और कितने शब्द लेने हैं। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। इसके अंतर्गत जो प्रश्न है, वायु की अपर्दनात्मक एवं निक्षेपात्मक क्रिया द्वारा निर्मित भूआकृतियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले एक परिचय होगा, जिसको हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में।
इस परिचय को, चूंकि 200 शब्दों का है, तो हम 10 में तो खैर होगा नहीं, 15 से 20 शब्द तक शामिल करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, क्रिया शब्द लिखा हुआ है डिपोजिशनल वॉक्स, हालांकि उसी का परिणाम होता है। तो या तो हम सीधे लिख दें कि वायु के अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक प्रक्रिया या क्रिया द्वारा कई प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और उत्तर लिखना शुरू कर दें, और या उसमें शामिल कर दें कि मरुस्थलीय प्रदेश में या वायु के प्रवाह प्रक्रिया में या वायु द्वारा अपघर्षण, सन्निघर्षण, अपवाहन, अपवाहन में ही परिवहन भी आ जाएगा, अपवाहन एवं निक्षेपण की क्रियाओं द्वारा, क्लियर हो रहा है, और या सिंपल अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। किसी भी प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर 15 से हम 20 शब्द लेंगे, मैक्सिमम 20 शब्द, और इसके बाद एक फ्लो चार्ट लेंगे। फ्लो चार्ट के अंतर्गत हम प्रयास करेंगे कि अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक सभी प्रकार के स्थलाकृतियों को एक साथ पहले दिखा दें, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा था, एग्जामिनर को हमें वेलकम करना है या बुलाना है दिखाने के लिए, अट्रैक्टिव बना करके कि वो हमारे उस पॉइंट को देखें, इंटरेस्ट उनमें आए, और अन्य परीक्षार्थियों की तुलना में थोड़ा हम भिन्न और बेहतर दिखें। केवल भिन्न नहीं दिखना है, बेहतर भी दिखना है। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों को दर्शाना है। आप अगर 20 स्थलाकृति हैं तो 20 शब्द तो यही हो गया, तो मान के चलिए फ्लो चार्ट कम से कम 22 शब्दों का होगा। तो यहां पर 15 से 20 इंट्रोडक्शन, और फिर इस फ्लो चार्ट में भी हमें लगभग मान के चलिए मैं इसको नीचे कर दे रहा हूं ताकि इससे कंसर्न हो जाए। यहां पर लगभग 22 शब्द। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे, इस परिचय और फ्लो चार्ट के बाद, अपरदनात्मक। अगर 9 स्थलाकृतियां या 10 स्थलाकृतियां हम एक में रखते हैं तो वैसे भी 10-10 शब्द पर भी 90 या 100 हो जा रहा है। तो यदि हम 15 भी रखते हैं तो 150, और ऑलरेडी 20 या 15 भी रखते हैं तो 35 शब्द हमारा खर्च हो चुका है, 35 से 40 मान लीजिए, और 150, तो लगभग 200 शब्दों के बराबर का हमारा आंकड़ा पहुंच जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ता ही बढ़ता है। तो इसमें लगभग 9 पॉइंट। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि अगर आप फिगर देते हैं, ये सुविधा भूगोल में ज्यादा है, फिगर देते हैं, खासकर कंसिक्वेंट फिगर दे दीजिए, क्रमिक, तो कम शब्दों में ही आप जो स्पष्टता के साथ कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट हो जाएगा। फिर इसी के बाद निक्षेपात्मक, डिपोजिशनल। इस पे भी 9 से 10 पॉइंट्स, और प्रयास करना है कम से कम यहां पर 5 से 6 पिक्चर्स देने हैं, डायग्राम्स। अगर वो क्रमिक हो सकता है तो और भी बेहतर है। और यहां पर फिर निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं होगी। कई बार परीक्षार्थी, जब आपके पास शब्द पूरा नहीं हो पा रहा हो तब निष्कर्ष दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न में निष्कर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है, कि उपयुक्त प्रकार से स्थलाकृतियों को समझा जा सकता है, जैसे, है ना। तो स्पष्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो यही है इसका प्रस्तुतिकरण। और अब चलते हैं हम लोग उत्तर की ओर। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है, उसके पश्चात हम लोग उत्तर को प्रारंभ करेंगे। यहां प्रश्न आपको दिख रहा होगा। अब यहां पर परिचय के साथ जैसे पॉइंट्स को हमने जैसे कहा था, फ्लो चार्ट देंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, परिचय। वायु
मरुस्थलीय प्रदेश में, यहां पे आप मेंशन कर दीजिए, मरुस्थलीय प्रदेश में अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक डिपोजिशनल क्रियाओं द्वारा निम्नलिखित अब यहां आप स्थलाकृति भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि टर्म भूआकृति दिया हुआ है तो आप भूआकृति मेंशन करिए। निम्नलिखित भू आकृतियां निर्मित होते हैं। यहां आपका परिचय समाप्त हो गया। अब इसी के बाद जिस फ्लो चार्ट की हम बात कर रहे थे, वायु निर्मित स्थलाकृति एक तरफ हम ले लेंगे, अपरदनात्मक इरोजनल, यदि हम अपरदनात्मक की बात करें तो बड़ा ही कंसेप्चुअली और पॉइंट वाइज, जैसे पहला हो जाएगा वातगर्त। देखो, वात मतलब होता है वायु, और वायु के द्वारा निर्मित जो गर्त होता है, एक छिछला गर्त होता है, उसी को बोलते हैं वातगर्त। तो वायु ब्लो आउट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बट इंग्लिश टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। इसी को कहते हैं अपवाह बेसिन, अवलिक अपवाह। आप एक ही टर्म लिखिए, अपवाह बेसिन। जो दूसरा होगा वो हो जाएगा ज्यूगेन, इसे कलमदवात स्थलाकृति भी कहते हैं, ज्यूगेन। जो तीसरा होगा वो हो जाएगा भूस्तंभ। चौथा इंसेलबर्ग। चौथा हो जाएगा इंसेलबर्ग। इसी में ये मिटा ही दे रहा हूं। पांचवा, चार इधर हो गया। अब ऐसे ही 9 या 10 जो होंगे हम लोग लिख लेंगे। जो पांचवा होगा वो हो जाएगा छत्रक शिला। ये सबने सुना ही होगा, ये सबसे प्रमुख में से है, छत्रक शिला। इसके बाद ड्राइकांटर, सातवां मरुस्थलीय खिड़की, आठवां मरुस्थलीय पुल, या इसके पहले एक सीक्वेंस में हम चलते हैं। छत्रक शिला के बाद हम ड्राइकांटर तो लेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहे हैं ताकि इसी लाइन में आ जाए। पांचवा छत्रक शिला, छठा ड्राइकांटर, सातवां जालीदार शिला, आठवां मरुस्थलीय खिड़की, और 9th हो जाएगा मरुस्थलीय पुल। मरुस्थलीय पुल, ये 9 जो हैं वो अपरदन से निर्मित हुए हैं। अब आता है निक्षेप का। निक्षेपात्मक, डिपोजिशनल। तो डिपोजिशनल में देखो, जो बालू का अपवहन होता है, उसी बालू के अपवहन से
निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे इसमें पहला होगा बालुका स्तूप, सैंड ड्यून। बालुका स्तूप के बाद आओगे अनुदैर्ध्य बोलते हैं, परंतु आप सीधे लिख दो अर्धचंद्राकार या बरखान। इसी को अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप भी कहते हैं। किसको? बरखान को ही अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप कहते हैं। फिर सीफ, गौसी, सीप को हॉकी स्टिक नुमा स्थलाकृति भी कहते हैं। इसके अलावा नेवका, लुनेटी, पांचवा नेबखा, छठा लुनेटी, सातवां तारा सदृश बरखान या तारा सदृश बालुका स्तूप, आठवां स्तूप उपनिवेश, आठ पर भी चाहें तो आप समाप्त कर सकते हैं, परंतु मेरा मानना है टर्म्स जरूर दीजिए और टर्म्स देने के बाद आप विश्लेषण भले कम का करिए। इसके अलावा नौवा वेलबैक स्तूप, रिपल। ठीक है, इतनी स्थलाकृतियां निक्षेप से निर्मित हैं और 9 स्थलाकृतियां। देखो इस फ्लो चार्ट को, हालांकि चूंकि इस पे स्पेस कम था, यदि प्रश्न लिखा हुआ नहीं होता तो आराम से ऊपर सेट होता। इस फ्लो चार्ट को देने से एक सबसे अच्छा मैसेज ये जाएगा कि आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है। और जब आप विश्लेषण करेंगे पिक्चर के साथ, डायग्राम के साथ, मॉडल के साथ, तो साथ में यह मैसेज जाएगा कि आपको विश्लेषण करना भी आता है, परंतु अनुशासन यह था कि शब्द सीमा 200 के अंतर्गत ही में लिखना है या 200 शब्द ही यूज करना है, इसलिए प्रश्न को इस प्रकार से प्रेजेंट किया गया। तो यहां पर 75% मार्क्स आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी। अब आपको लग रहा होगा कि चूंकि भूगोल का प्रश्न या इस प्रश्न को मैं विश्लेषित कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, अच्छे अंक इतिहास से लेकर के समाज जो सोशल इश्यूज हैं, सामाजिक विषय के मुद्दे से संबंधित, पॉलिटी एंड गवर्नेंस संबंधित, साइंस टेक्स्ट से संबंधित, सब में सभी उत्तरों में अच्छे अंक आ सकते हैं, परंतु उसका प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त या शानदार होना चाहिए। तो आप ऐसा फ्लो चार्ट जरूर दीजिए, क्योंकि इस फ्लो चार्ट से बहुत ज्यादा शब्द खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है और बेस्ट प्रेजेंटेशन का ये तरीका हो सकता है। और 1 बाय 1 हम लोग इसी प्रकार से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। मैं प्रयास करूंगा कि 3-3, 4-4 को एक क्रम में एक पैराग्राफ के अंतर्गत 3-4 वाक्य में समेट दूं और उसके साथ उसका पिक्चर दे दूं। वायु के अपर्दन प्रक्रिया से छिछला गर्त या अपर्दन प्रक्रिया से निर्मित छिछला गर्त वातगर्त है। वातगर्त है, ब्लो आउट। इसे अपवाह बेसिन भी कहते हैं, क्योंकि इधर जल आके जमेगा ना। अपवाह बेसिन भी कहते हैं।
अब 10 से ज़्यादा कहीं भी हम शब्द ले नहीं सकते, इसलिए इसको और कम करना होगा। अपवाह बेसिन जैसे मैंने लिखा उसको छोड़ भी सकते हैं आप। इसके पश्चात हम चलें तो सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे छत्रक शिला को। तो या आप पॉइंट वाइज चलना चाहते हैं तो ऐसे भी चल सकते हैं। वायु का प्रवाह, वायु का प्रवाह 3 से 30 मीटर के बीच अधिक होता है, जिससे इसी क्षेत्र में या इसी बीच अधिक अपरदन से छत्रक शिला का निर्माण। अब यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, छत्रक शिला का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो ब्लू आउट है ना, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये गड्ढे को बताता है, यही है वात गर्त। छोटे छोटे पिक्चर्स बनाइए। इनसेल वर्ग कैसे बनेगा, सॉरी छत्रक शिला, देखो इस प्रकार से बनेगा। क्योंकि 30 मीटर तक वायु की गति जो है वो ज़्यादा होगी, तो इस क्षेत्र में अपर्दन ज़्यादा होगा, तो ऊपर में छाते की तरह हो जाएगा अधिक अपर्दन, और पिक्चर के शब्द काउंट नहीं होंगे। छत्रक शिला, छत्रक शिला, तो एक ब्लो आउट हो गया, फिर छत्रक शिला हो गया। फिर हम चलते हैं ज्योगेन पर। कठोर एवं मुलायम चट्टानों के वैकल्पिक होने, कठोर एवं मुलायम चट्टानों के वैकल्पिक होने, इसी से बनता है कलम दोआब सदृश स्थलाकृति। कठोर एवं मुलायम चट्टानों के वैकल्पिक होने से मुलायम का अपरदन शीघ्र एवं कठोर का विलंब से या इसी प्रक्रिया में जुगेन प्रक्रिया में जुगेन ऑब्लिक कलम दवात, यहीं पर लिख दीजिए कलम दवात स्थलाकृति निर्मित। ठीक है, अब यहां पे फिर होता है की जरूरत नहीं है, यहां पे मैं बना दे रहा हूं। जैसे ये मान लीजिए कठोर चट्टान है, पहले इसमें आपको कुछ मिटाना पड़ेगा, लेकिन मैं प्रोसेस से बता रहा हूं। ये कठोर चट्टान है, यहां पे लिख दीजिए कठोर चट्टान। ये भी एक कठोर चट्टान, और बीच में
तुलनात्मक रूप से मुलायम चट्टान, या आप चाहें तो इसको ऐसे धारीदार भी बना सकते हैं। ये है मुलायम चट्टान। तो ओबियसली मुलायम चट्टान का अपर्दन जल्दी हो जाएगा, कठोर का विलंब से होगा। तो थोड़ा आप चलते हैं, हम लोग अपर्दन कराते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ पे ऐसे और थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे, फिर यही प्रक्रिया यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे एक साथ क्रम में हम दो असलाकृतियों को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए कैसे, यही अंतर संबंधित प्रक्रिया आपको बेहतर से बेहतर अंक भी दिलवाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे यही हुआ कलम द्वात प्रकार का, और ये ऐसे कठोर वाले का हो गया। देखिए कठोर वाले का अपर्दन कम हुआ है यहाँ भी, और मुलायम वाले का अपर्दन ज़्यादा हुआ है। तो इंक पॉट, अब चूंकि आजकल फाउंटेन पेन से कोई लिखता नहीं, इंक पॉट ऐसा ही होता है। इसको यहाँ पर भी इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। ये ऐसे ये फिलहाल है ज्यूगेन। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, यूगेन का ही अग्र विकसित रूप भूस्तंभ है। तो बहुत कम शब्द में और दोनों में एक स्पष्ट अंतर संबंध भी स्थापित हो गया। जैसे सबिन सिंह की पुस्तक भी आप पढ़ेंगे तो ये अंतर संबंध दिया हुआ नहीं है, दोनों को उन्होंने अलग अलग लिखा है। या यारडंग, तो यारडंग उसका उल्टा असलाकृति होता है। तो तीनों को मैं बता दे रहा हूं, हालांकि यारडंग मैंने वहां मेंशन नहीं किया था। अब इसको हम लेके चलते हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं। मैं थोड़ा पेन चेंज कर रहा हूं, कलर, ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ज्यूगेन का अग्र विकसित रूप भूस्तंभ है। कितने कम शब्दों में और प्लस दोनों में एक स्पष्ट अंतर संबंध भी हो गया। अब ये कैसे होगा, तो यहां पिक्चर को देखिए। अगर इसको मतलब इसको हटा दें, इसको हटा दें, तो ये भूस्तंभ की तरह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यानी अब इसको आप ऐसे देखिए, मैं यहां बनाता हूं, स्पेस थोड़ा कम है बट छोटा बना दे रहा हूं। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, ये वाला फ्यूचर में ऐसा होगा या नहीं होगा। यही हो गया भूस्तंभ। और अंतर संबंध दिखाना आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बताता है। साथ ही साथ इसके टूटने से इंसेलबर्ग बनता है। इंसेलबर्ग स्वतंत्र रूप से ही बनता है, परंतु इंसेलबर्ग इसके टूटने से बन सकता है। भूस्तंभ के नष्ट होने से या भूस्तंभ का अग्र विकसित रूप, मैं फिर कह रहा हूं, सविन सिंह पढ़ के आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें सबको अलग अलग बताया गया है। मैं सबको अंतर संबंधी, इसके लिए आप बनेट की किताब आती है ज्योग्राफी थ्रू डायग्राम्स, यदि वो सब आप पढ़े हैं या पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, तो देखिए बहुत कंसेप्चुअली वो कंसिक्वेंट वे में दिखाया गया है। तो भूस्तंभ का अग्रसित रूप
इंसेलबर्ग है। जिसे बोनहार्ट स्थलाकृति भी कहते हैं। अब आप देखिए, यहां से लेकर के यहां तक कुल मैंने लगभग 22 शब्द के आसपास खर्च किया है, लेकिन इसमें 3 स्थलाकृतियों को मैंने स्पष्ट कर दिया। और अब आप यहाँ पे तीनों का पिक्चर ना चाहें तब भी, लेकिन 2 का बना दीजिए। तीसरा का बनाना चाहें आप तो ये इस प्रकार से निर्मित होता है, अर्थात यही हो जाता है इंसेलबर्ग। तो ये जब टूटेगा तो छोटे छोटे टीले के रूप में बन जाएगा। इंसेलबर्ग तो एक क्रमिक विकास के प्रक्रिया को यहां मैं स्पष्टता के साथ दिखा रहा हूं, है ना। तो इंसेलबर्ग तक का स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद बच रहा है ड्राइकांटर, जालीदार शिला, इन सबको लेके चलते हैं। इस बार मैं एक और चीज कम्युनिकेट कर रहा हूं, पेज में कैसे पिक्चर बनाएंगे। तो इतना लिखिए और साइड में पिक्चर बनाइए। वायु के साथ वायु अपवाहन प्रक्रिया में धूल कण या धूल बस काफी है, धारीदार प्रकार से चिन्हित अपर्दन करते हैं तो ड्राइकांटर, मैं इधर पिक्चर बना के छोड़ दे रहा हूं, प्रकार से चिन्हित अपर्दन से ड्राइकांटर। और मैंने पहले भी आपसे कहा है, फिर कहता हूं, जहां टर्म्स आप लिखते हैं उसको केवल अंडरलाइन कर दीजिए, ड्राइकांटर। अब यहीं पर आगे हो जाएगा जालीदार शिला, कॉमा दे दीजिए। मुलायम एवं कठोर चट्टानों के, मुलायम एवं से बढ़िया है डैश दे दीजिए, कठोर चट्टानों के वैकल्पिक होने पर मुलायम के अपर्दन के कई छिद्र होने पर जालीदार शिला भाई, जाली छोटा छोटा होता है, इसमें और लिख लीजिए, छिद्रों के बड़ा होने पर, छिद्रों के बड़ा होने पर मरुस्थलीय खिड़की, मरुस्थलीय खिड़की और अधिक बड़ा होने पर
बड़ा होने पर मरुस्थलीय पुल तथा अंततः मरुस्थलीय मेहराब निर्मित होते हैं। अब सोचिए आपने कितने सारे, बहुत की तो चर्चा मैंने पॉइंट वाइज किया भी नहीं था, निर्मित होते हैं। अब इसको कंसिक्वेंटली आप दिखाइए। जैसे सबसे पहले मान लीजिए मैं एक छत्रक शिला लेता हूं, या छत्रक शिला ही लिए, इसको ऐसे लेते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। इसमें ओब्वियसली पहले इनका अपर्दन करना शुरू करेगा, लेकिन ऐसे रिब्स पड़ जाते हैं। बालू के अपर्दनात्मक प्रभाव से पत्थर पे जैसे लग रहा है किसी ने लाइनें खींच दी हैं, और बड़ा सुंदर कलाकृति दिखता है। ये सहारा के मरुस्थल में जाएंगे आप तो यही हो जाता है ड्राई कांटर। लेकिन अपर्दन की प्रक्रिया तो जारी है। अब इसमें जो मुलायम चट्टान होगा वो शीघ्र अपर्दित होकर के आर पार हो जाएगा, जाली में आर पार होता है। तो ड्राई कांटर के बाद क्या बनेगा? जाली। तो यहां पर छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे, उसी सीक्वेंस में बनेंगे। ये हो गया जाली। अब इस जाली के अंतर्गत जब कुछ को मिला देंगे ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया खिड़की। फिर जब सबको मिला देंगे, थोड़ा कलर चेंज करके तो प्रोसेस आपको समझ में आएगा। फिर जब सबको मिला देंगे तो बन जाएगा मरुस्थलीय पुल। ये हो गया पुल। और इसका अगर विकसित रूप होगा मेहराब, फिर ये टूट कर गिर जाता है और एक बिल्कुल कंसिक्वेंट है, क्रमशः निर्मित। अब ये आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बताता है कि आपने कैसे एक के बाद एक, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप चाहे एनसीईआरटी पढ़े या सविन सिंह की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसमें इसी प्रकार से कंसिक्वेंट विकास को दर्शाया नहीं गया है। लेकिन आपको अगर बहुत बेहतर से बेहतर प्राप्त करना है तो उसमें अंतर संबंध, चूंकि इसमें तो सीधे दिख रहा है ना कि एक के बाद एक कैसे दूसरा बनेगा, तो इस अंतर संबंध के साथ इसको प्रेजेंट कीजिए। यही प्रस्तुतिकरण का बेस्ट तरीका है, तो बेहतर से बेहतर अंक आएगा और पिक्चर बनाने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। ये प्रैक्टिस है, वही आपको, इसी को कहते हैं स्किल, दक्षता, जो आपको धीरे धीरे सीखना है। और इवन किसी भी प्रकार के या किसी अन्य विषय में भी कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो अगर स्कोप हो तो फ्लोचार्ट के माध्यम से कंटेंट को पहले बता दीजिए, क्योंकि यह स्पष्ट हो जाता है कि आप इन्हीं को आगे विश्लेषित करने वाले हैं। और फिर थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए तो और भी बेहतर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ड्राई कांटर, इसके बाद जालीदार शिला, इसके बाद मरुस्थलीय खिड़की, इसके बाद आ गया मरुस्थलीय पुल, फिर आ गया मरुस्थलीय मेहराब। तो इतनी चीजें क्रमशः बनी हैं। और भी शॉर्ट में लिखना हो तो सिंपली आप लिख दीजिए, चट्टानों के कठोर और मुलायम वैकल्पिक होने पर अपर्दन के क्रमिक प्रक्रिया से, अब आगे कुछ नहीं लिखना है, सीधे ड्राई कांटर, जालीदार शिला, खिड़की, पुल और मेहराब का निर्माण होता है। दैट्स इट। तो शब्द और भी बच जाएगा इसमें, और शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया था उसी के अंतर्गत मैं आपसे सब चीज प्रेजेंट कर रहा हूं।
अब चलते हैं हम लोग निक्षेपात्मक पर। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम मेंशन कर दें निक्षेपात्मक। जब वायु मरुस्थलीय प्रदेश में बालू के साथ प्रवाहित होता है तो बालू को अपने साथ प्रवाहित करता जाता है। तो यद्यपि रिपल बहुत प्रमुख स्थलाकृतियों में नहीं शामिल किया जाता, सब जगह बनता भी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बनने वालों में एक रिपल का नाम आता है, ध्यान रखिए। तो रिपल मतलब धारियां बन जाती हैं मरुस्थलों में। तो उसी क्रम से डेवलप करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि बालू जब किसी बाधा रहित प्रकार से प्रवाहित होता है तो रिपल्स का सबसे पहले निर्माण होता है। बाधा युक्त प्रकार से, जैसे कोई झाड़ी, कोई चट्टान, तो झाड़ी क्या करता है, बालू के प्रवाह को रोकना शुरू करता है। जब रोकना शुरू करेगा तो बालू का वहां पर टीला बन जाएगा, स्तूप की भांति हो जाएगा, तो बालू का स्तूप, यानी बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, सैंड ड्यून, है ना। वायु के साथ झाड़ी या अन्य बाधा के क्षेत्र में बालू का प्रवाह या अपवाह भी लिख सकते हैं आप, बालू का अपवाह। अब देखो ये बाधा के क्षेत्र में मैंने मेंशन कर दिया है, क्लियर है ना, जिसमें कि झाड़ी भी मेंशन कर दिया था। तो झाड़ी या अन्य बाधा के क्षेत्र में बालू का अपवाह, बालू का अपवाह स्तूप की भांति हो तो बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। अब यहां पे कॉमा दीजिए, चूंकि यहां भी हम कंसीक्वेंट ही बताएंगे, सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन ही होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर सपोज करो यहां पर ऐसे कोई झाड़ी वाड़ी है, ये झाड़ी है, तो बालू जो है इसी झाड़ी के ऊपर में ऐसे एकत्रित हो जाएगा, यही है बालू का स्तूप। क्लियर हुआ। तो यहां पे आपने बालू का स्तूप बता दिया। जब भी बालू का स्तूप बनेगा तो आगे उसका परिवर्तन अर्धचंद्राकार या बरखान में होगा, लेकिन इसके पहले जब एक ही दिशा में इसको बोलते हैं बालू का स्तूप उपनिवेश कॉलोनी, बालू का स्तूप उपनिवेश। अब इसकी चर्चा भी वहां मैंने नहीं की थी, बालू का स्तूप उपनिवेश। आगे देखिए, कॉमा, बालू का स्तूप में कॉमा दे दिया आपने। एक ही दिशा में एक साथ कई बालू का स्तूप निर्मित हों तो बालू का स्तूप उपनिवेश कॉलोनी। क्लियर हुआ। अब ये दो स्थलाकृतियां आपने बहुत शानदार प्रकार से कंसिक्वेंटली, मतलब क्रमिक रूप से प्रेजेंट किया। फिर वायु के प्रवाह प्रक्रिया में जब वात, मतलब बालू का स्तूप के आगे वात गर्त मतलब वायु का गर्त, लो प्रेशर बनता है, वही परिवर्तित करता है बरखान या अर्धचंद्राकार में। लेकिन उसके पहले थोड़ा समझ लीजिए,
जैसे जो नेबका होता है और लुनेटी, झाड़ी के पहले ही निर्मित बालुका स्तूप, झाड़ी के पहले ही निर्मित बालुका स्तूप लुनेटी, मैंने वहां पे मेंशन कराया था, सॉरी नेबका, नेबखा, झाड़ी के पीछे निर्मित बालुका स्तूप नेबखा तथा वातगर्त के पहले निर्मित स्तूप। देखो झाड़ी, चूंकि जब बड़ी कोई झाड़ी होती है ना तो फिर क्रम में बनना शुरू होता है, जैसे उत्प्रवेश, उसमें कुछ झाड़ी के पीछे होंगे, कुछ झाड़ी के आगे होंगे। जो आगे वाला होता है वो बड़ा होता है, जो पीछे वाला होता है छोटा होता है, क्योंकि वायु तो उसको आगे खींच रहा है ना। तो पीछे वाले को बोलते हैं नेबखा। क्या बोलेंगे? नेबखा। और वातगर्त के पहले जो निर्मित स्तूप होता है उसी को बोलते हैं लुनेट या लुनेटी। स्तूप लुनेटी है। क्लियर हो गया? अब ये जब बृहत्तर प्रकार से निर्मित हो जाता है तो वेल मछली के पीठ की तरह, वेल बैक टोपोग्राफी, यही विस्तृत आकार का हो जाता है तो वेल पीठ, वेल बैक स्थलाकृति कहते हैं। अब यहां पे आप देखिए तो आपने नेबका को पढ़ा, आपने लुनेटी को पढ़ा, आपने वेल पीठ स्थलाकृति को भी पढ़ लिया। क्लियर हो रहा है? और ये सब के सब एक क्रम में निर्मित हुए हैं। जो आप पहले मैंने, जैसे आप जो फ्लोचार्ट मैंने दिया था, देखिए बालुका स्तूप, बरखान, सीफ, गौसी, ये बरखान सीफ गौसी में जानबूझ के छोड़ा हुआ है। नेबखा लुनेटी, अब तारा सदृश स्तूप उपनिवेश, ये क्लियर हो गया। वेल बैक स्तूप, वो भी क्लियर हो गया, है ना। तो कंसिक्वेंटली देने पे हमेशा बेहतर अंक आने की संभावनाएं होंगी। अब सीफ और गौसी कुछ नहीं है, मैं बता दे रहा हूं क्या होता है। इसमें बच रहा है हम लोगों का तारा सदृश, बरखान, रिपल। बालुका स्तूप का ही परिवर्तन, बालुका स्तूप का ही परिवर्तन बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप में होता है, जिसमें वायु प्रवाह प्रक्रिया में स्तूप के आगे लो प्रेशर के कारण होता है। बस इतना ही काफी है। इसमें मैं बता दे रहा हूं कैसे। अब यहां पे जो आप पिक्चर बनाएंगे,
यहाँ पे बालुका स्तूप में बरखान या अर्धचंद्राकार जो क्रेसेंट टाइप होता है, जो आप पिक्चर बनाएंगे वो कैसे बनेगा, ये देखिए। जैसे सपोज कीजिए ये बालुका स्तूप है, तो वायु यहां से ऊपर की ओर जाएगा, बट जैसे आगे गया यहां सडनली वो नीचे की ओर आएगा, बिकॉज नीचे लो प्रेशर मिलेगा उसको। पिक्चर देखिए, नीचे लो प्रेशर मिलेगा तो बालू को इस प्रकार से काटना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे अंदर की ओर कट जाएगा, और कटने के पश्चात ये इसके दो किनारे हो जाएंगे और ये ऐसे कट करके ऐसे हो जाएगा। यही है बरखान। ये वायु से कटा हुआ, वायु से विस्थापित भाग, या लिखने से बेहतर हो सकता है आप यहां पे एक एरो दे दीजिए। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया बरखान या अर्धचंद्राकार। तो आपने अभी तक नेवका, लुनेटी, अब तारा सदृश बच रहा है और रिपल बच रहा है, साथ में सीफ और गॉसी, है ना। तो चलते हैं हम लोग। अब देखो सीफ क्या होता है और गॉसी क्या होता है। सीफ बालुका स्तूप के क्रमबद्ध दीवार सदृश स्थलाकृति है, जबकि गॉसी रेत मुक्त कॉरिडोर या रास्ता, कॉरिडोर अर्थात दो सीफ के बीच रास्तानुमा आकृति है, यहीं से कारवां गुजरता है। अब ये भी क्रमशः हो गया, तो इसमें सिंपल ये जो ऐसे बना दो, ये है सीफ, ये बालू का टीला है ऐसे, फिर एक बालू का टीला यहां पे ऐसे हो गया, ये ऐसे कई टीले हैं, और वायु यहां से तेजी से प्रवाहित हो रही है। वायु क्या करती है, दोनों किनारों पर बालू को फेंकती जाती है, इसी से बनता है ये सीफ, और ये बीच में बन जाता है गॉसी। गॉसी को ही कारवां का रास्ता कहते हैं। आ रहा समझ में? कारवां का रास्ता कहते हैं। जबकि मरुस्थल पर छोटी छोटी धारियां सदृश आकृतियां रिपल हैं। बस खत्म हो गया। आप कंटेंट जोड़िएगा तो मैंने लिखा था 19-20, 24-25 के आसपास दिया, और शब्द बिल्कुल काउंट कीजिए 200 के अंदर ही है। अब यहां पे हो सकता है ये प्रश्न 125 शब्दों का होता, तो 125 शब्द में आप क्या करते, तो बस 10 शब्द का परिचय और फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट के बाद कंसिक्वेंटली सबको दिखाइए कि क्रमशः इस प्रकार से ये बनते हैं, और डायग्राम सबका बना दीजिए। है ना समझ में? तो ओवरऑल एक बेस्ट प्रेजेंटेशन हो जाएगा।
तो यही इस प्रश्न का प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत उत्तर होगा। इस प्रक्रिया में इसको 3 भाग में जैसे बांट के मैंने बताया। सबसे पहले आप प्रश्न के मांग को समझिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा था उत्तर को प्रारंभ करते समय, कई परीक्षार्थियों ने कहा जिसमें कि प्लाया बजड़ा का भी चर्चा उन्होंने किया, लेकिन प्लाया और बजड़ा की चर्चा यहाँ आपको नहीं करनी, चूंकि प्लाया और बजड़ा मरुस्थलीय प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में जल से निर्मित है और प्रश्न में बड़ा स्पष्ट है वायु से निर्मित स्थलाकृतियां। अर्थात यदि आप जब उनको भी लिखते हैं तो ये मैसेज आता है कि आप प्रश्न को समझने में सक्षम नहीं हैं या प्रश्न को आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है, और दोनों ही स्थितियां आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में आप जा रहे हैं, छोटी छोटी गलती से भी बड़ी गलतियां हो सकती हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न को बेहतर प्रकार से समझने और तब उसके उत्तर को बनाने का प्रयास करना है। तो उन असलाकृतियों को हटा देना है, तत्पश्चात एक फ्रेमिंग कर लेना है। प्रेजेंटेशन का मतलब फ्रेमिंग होता है कि परिचय के बाद क्या, फिर क्या, फिर क्या, कौन सा डायग्राम या फ्लो चार्ट, और तब किस प्रकार से हम इसको देंगे। और खास करके जो बहिर्जात बलों से, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आप देखेंगे काष्ठ असलाकृति पर पूछा जा चुका है, पवन या वायु पर पूछा गया है, और हिमानी पर पूछा गया है। अब नदी पर या अपर्दन चक्र या भूआकृतिक चक्र या नदी निर्मित असलाकृति और सागरीय तरंग निर्मित असलाकृतियों को पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अगले आप अभी आज जुलाई 2022 में लोग हैं, तो 2022 का जो मुख्य परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का होगा उसमें इन दोनों को जरूर तैयार करिए। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों में से एक जरूर आएगा, नदी निर्मित और सागरीय तरंग निर्मित असलाकृतियां। और बिल्कुल उनमें भी एक कंसिक्वेंट विकास का प्रक्रिया है, उनको उसी प्रकार से पहले फ्लो चार्ट, फिर पिक्चर्स और कंसिक्वेंटली दिखाइए। तो कम लिखने पर भी एक अंतर संबंध स्थापित करके प्रेजेंट करने पर, प्रस्तुत करने पर बेहतर से बेहतर अंक आने की संभावनाएं होती है। यही इस प्रश्न का उत्तर था। उम्मीद करता हूं इसके बारीकियों पर आपने ध्यान दिया होगा। एक अच्छे प्रकार से गुणवत्ता के साथ मैंने संप्रेषित किया। आज का सेशन यही समाप्त करता हूं मैं। फिर अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं और आपके उत्तर लेखन कौशल को विकसित कराते हैं, ताकि आप न केवल अच्छा अंक प्राप्त करें बल्कि अच्छे अंक के साथ चयनित भी हो सकें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।